Hello friends, how are you? Today will be discussed about Faraday's laws of electrolysis. First of all, we discuss about electrolysis. What is meaning of electrolysis? Electrolysis means Electrolysis means it is a process in which electrolyte is decomposed two or more parts in the presence of electricity. Means इलेक्ट्रोलाइसिस एक टाइप का सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रोलाइट एक टाइप का सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उसी पर बेस्ड, इस इलेक्ट्रोलाइसिस पर ही बेस्ड हम लोग का है फैराडेज लॉ। इस फैराडेज लॉज को देखेंगे हम लोग दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट होता है फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकेंड पार्ट होता है फैराडेज सेकेंड लॉ। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, एक सेकेंड वेट। फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ बोलता क्या है? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपोजिटेड during the process of electrolysis in the presence of electric current is directly proportional to the quantity of charge पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स बोला जा रहा है कि जैसे सिंपल है कि एक पॉट है, इस पॉट में एक रॉड लिया है ना, इस टाइप का सिस्टम आप लोग देखे होंगे है ना। इसमें है क्या कि हम लोग आई करंट पास किए, आई करंट पास करें तो चार्ज आएगा ही, जिसकी वजह से होगा क्या कि ये यहां से करंट पास किया, जिसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जिसके वजह से इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसके अंदर जो सबस्टेंस है, नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर डिपोजिट होना, सबस्टेंस यहाँ पर डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे जो अमाउंट ऑफ डिपोजिट होगा उसका वैल्यू कितना होगा, तो उसका जो वैल्यू को हम लोग लिख रहे हैं W कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। मींस पार्ट W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ Q इक्वल टू क्या होता है भाई, IT होता है। I इनटू करंट, Q का मतलब चार्ज है, मतलब क्या लिख सकते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसको हम लिखते हैं जेड लिखते हैं। मतलब क्या रिलेशन आ गया, W इक्वल टू जेड IT, जहाँ के जेड का मतलब बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सुना तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, जो कि एक क्या है, कांस्टेंट है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर W क्या है सबसे बता देते हैं, वेट डिपोजिटेड है, Q का मतलब है क्या, तो चार्ज फ्लो है, जितना चार्ज फ्लो किया है, T क्या है, टाइम ड्यूरेशन है ना जी, T क्या है, टाइम ड्यूरेशन है, I क्या है, करंट फ्लो है। सुना देखो, करंट फ्लो मतलब इसमें जितना करंट फ्लो किया है। ये हम लोग का फैराडेज फर्स्ट लॉ था। अब देखिए इसी से थोड़ा सा एक और एक्सटेंडेड पार्ट है, फैराडेज एक्सटेंडेड पार्ट हम लोग का फैराडेज सेकेंड लॉ है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखेगा। एक सेकेंड, फैराडेज सेकेंड लॉ क्या है कि ये जो लॉस है दो कंपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। मतलब ये लॉ कहता क्या है कि है क्या, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड। देखिएगा समझे बातों को, ये क्या किया, इसको हम लोग इससे कनेक्ट किया गया है। मान लेते हैं इसमें जितना चार्ज फ्लो किया है उतना ही चार्ज इसमें फ्लो किया, मतलब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया है। मतलब यहाँ पर चार्ज फ्लो, यहाँ पर चार्ज फ्लो सेम है, तो यहाँ का सबस्टेंस यहाँ पर डिपोजिट होगा ना, डिपोजिट होगा, यहाँ का सबस्टेंस यहाँ डिपोजिट होगा। तो वो जो सबस्टेंस डिपोजिट होगा, तो दोनों को लिख सकते हैं, सबस्टेंस डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। मींस और भी इसको एक्सटेंड करेंगे तो W1 बाई W2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, E1 बाई E2 लिखेंगे। लेट यहाँ का जो सबस्टेंस डिपोजिटेड W1 है और इसी जो सबस्टेंस डिपोजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट E1 है। यहाँ पर जगह सबस्टेंस डिपोजिटेड है W2 है, यहाँ पर जो सबस्टेंस डिपोजिटेड है उसका इक्विवेलेंट वेट
E2 है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं W1/W2 इक्वल टू E1/E2। ये था फैराडेज सेकंड लॉ है, इसी को वर्बली लिख दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज, same quantity of electric current is passed through different electrolyte, then amount deposited substance of respective electrode are in the ratio of in their equivalent weight, वही तो लिख दिया गया W1/W2 इक्वल टू E1/E2 निकल के आ गया। अब देखिए ये था तो क्लियर है। अब देखिए इसमें ये हम लोग का फैराडे सेकंड लॉ था, खत्म हो गया। अब देखिए इसको हम लोग निकालें कैसे। आपको लग रहा होगा वहां पर हम लोग W इक्वल टू लिखे थे, ZIT लिखे थे, यहाँ पर आपको टेंशन हो रहा था Z का वैल्यू क्या होगा सर, आपने तो बताया नहीं। तो Z का वैल्यू क्या होगा उसी को हम लोग निकालते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं W1/W2 इक्वल टू E1/E2 लिख सकते हैं ना। तो इसको आप यहाँ पर पुट कर दो तो हम लोग क्या लिखेंगे, ZIT फर्स्ट लिख सकते हैं क्या, बाई ZIT सेकेंड लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा E1/E2 हो जाएगा। क्लियर है। इसको और भी आगे प्रोसीड करेंगे तो I इंटू टी को हम लोग क्यू बोलते हैं, लिख दीजिए ना। ZQ भाई क्या हो जाएगा, ZQ ये सेकेंड के लिए हो जाएगा, ये फर्स्ट के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा E1/E2 हो गया, लिख दिया गया। अब यहाँ पर Q1 Q2 देखिए समझिए, इसको आगे प्रोसीड करेंगे और भी Z1 इंटू Q1 हो गया भाई, Z2 इंटू Q2 हो गया, इक्वल टू क्या लिखेंगे E1/E2 लिख सकते हैं ना। आपको ये भी पता है कि Q1 इक्वल टू क्या है, Q2 है, तो ये से कैंसिल हो गया। मतलब इंफॉर्मेशन क्या मिला यहाँ से, Z1/Z2 इक्वल टू E1/E2 निकल के आ गया। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं लिख सकते क्या, Z डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू E नहीं लिख सकते क्या, Z डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू E लिख सकते हैं। इसको और भी आगे प्रोसीड करेंगे तब क्या निकल के आएगा, E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Z लिख सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू क्या लिखते हैं, FZ लिख सकते हैं। मतलब हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या मिला, E इक्वल टू FZ, मतलब Z का वैल्यू क्या निकल के आया, E/F निकल के आया। अब आपको लग रहा हो F है क्या सर, तो F को हम लोग बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 96540, एग्जैक्ट वैल्यू 40 कूलम होता है। लेकिन आप अगर क्वेश्चंस बनाना है उस कंडीशंस में 96500 कूलम भी यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसी को ज्यादा यूज करते हैं। चलो देखो अब इसमें हम लोग को पता चल गया। अब इसमें देखिए और भी एक सम अदर डेरिवेशन बताते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब आगे प्रोसीड करते हैं सम अदर डेरिवेशन में। सम अदर डेरिवेशन मतलब जो हम लोग को फैराडेज फर्स्ट लॉ को इसके साथ हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे। जैसे हम लोग लिखे क्या थे, Z इक्वल, फैराडेज फर्स्ट लॉ में क्या लिखे थे बता सकते हैं, W इक्वल टू ZIT लिखे थे। फिर सेकंड लॉ क्या बोला था, W1/W2 इक्वल टू क्या लिखे थे, E1/E2 लिखे थे, है ना जी। यहाँ पर आपको देखिए सब चीज का बारे में पता, हम क्या बोले, फार्मूला याद करना जरूरी उतना नहीं है जितना कि फार्मूला का जो कॉन्सेप्ट है वो पता करना है। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसमें टर्म जो है उसको आप प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। W जो अमाउंट डिपोजिटेड, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I करंट फ्लो, T टाइम ड्यूरेशन, यहाँ पर भी है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पर क्या था, W1 था, यहाँ पर W1 डिपोजिट हो रहा था, यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट वेट E1 था, इसका इक्विवेलेंट वेट E2 था। तो हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर ये भी रिलेशन निकाले थे, क्या निकाले थे, E इक्वल टू क्या निकल के आया था, FZ निकल के आया था। मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर Z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग का नोट करके लिख दीजिए इसको, ठीक है। Z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E/F लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोग को W इक्वल टू क्या निकल के आएगा, E/F इंटू क्या निकल के आ जाएगा, IT नहीं निकल के आ जाएगा क्या, E/F इंटू IT हो गया। अब देखिए टेंशन हो रहा है, F का तो वैल्यू पता है, I का वैल्यू पता है, T का वैल्यू पता हो जाएगा, सब ये पता है, लेकिन E कैसे निकालेंगे ये टेंशन हो रहा है। तो E के लिए देखिए आप कंसेप्ट बताते हैं। E जो होता है एटॉमिक मास बाई वैलेंसी होता है, एटॉमिक मास बाई वैलेंसी। एटॉमिक मास को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट कर, एटॉमिक मास हम लोग का है, N का मतलब क्या है, वैलेंसी है। देखो N का मतलब क्या है, वैलेंसी। जैसे सिंपल समझिए, अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ आपसे पूछेगा ऑक्सीजन, कैसे निकालेंगे, इसका एटॉमिक मास लिख दीजिए 16, वैलेंसी कितना होता है 2 होता है, लिख दो कितना हो गया 8 ग्राम हो गया। ये क्या निकल के बता सकते हैं, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। क्लियर है, मतलब ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है 8 है, निकाल लेंगे ना। अब आपको लग रहा होगा कि क्या एलिमेंट का ही सिर्फ इक्विवेलेंट वेट निकलता है क्या, नहीं, ये गलतफहमी है। एलिमेंट नहीं, कंपाउंड का भी निकलता है। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसका मोलर मास लिख देंगे 36.5 हो गया, बाई इसका बेसिसिटी कितना आ गया 1 हो गया, मतलब 36.5 ग्राम निकल के आ गया, जो कि कितना इक्वल होगा
1 ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। अगर ये नहीं पता चल रहा है तो आप सॉल्यूशंस का फर्स्ट वीडियो जो बनाए हैं उसमें आप जाकर देख लीजिए, वहां पर इक्विवेलेंट वेट के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन दिए हैं। अगर यहाँ पर भी नहीं सुना है तो आप लोग के लिए क्या करेंगे, एक अच्छा सा वीडियो बना देंगे जो सिर्फ इक्विवेलेंट वेट पर बेस्ड होगा, इक्विवेलेंट वेट पर बेस्ड होगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए समझिए, अब आपको देखिए ये आपका ज्यादातर यूज होगा। क्यों ये है ज्यादातर यूज होगा, बिकॉज ऑफ ये जो हम लोग का काम होता है एटॉमिक फॉर्मेट में ही ज्यादा रहता है, ज्यादातर ऐसा नहीं कि सिर्फ एटॉमिक फॉर्मेट रहेगा, गलत कहना है, ज्यादातर रहता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करेंगे। आगे प्रोसीड कर दिए तो क्या निकल के आ सकता है, W इक्वल टू ई इक्वल टू हम लोग का क्या निकल के A बाई एन है ना, पुट कर दीजिए A बाई एन बाई क्या लिख सकते हैं F लिख सकते हैं इंटू IT कर दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा A बाई एन F इंटू क्या हो गया IT आ गया। ये किसके लिए है, फैराडे फर्स्ट लॉ के लिए है, ये सेकंड लॉ के लिए है। अब इसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, बाकी कंप्लीट करेंगे, जल्दी से इसको राइट डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग इसको देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, आपके स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चंस। What weight of copper are deposited when 2 faradays of electricity is passed through cupric salt? तो ये क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस बनाने का बार बार हम मेथड बताते हैं, फिर इस वीडियो में बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को बनाना कैसे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को पढ़िए, इतना स्पीड से पढ़िए जितना स्पीड से आपके उसमें जो डाटा दिया वो आपके दिमाग में सेटअप हो जाए। उसके बाद वो जो क्वेश्चन जो दिखा हुआ है उससे रिगार्डिंग आप कॉन्सेप्ट नहीं, पहले आप चैप्टर को आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा। ये मेरा ये मोटो बताने का मीनिंग नहीं है, मेरा ये गोल नहीं है कि आपको ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन ही बताना है। मान लेते बोर्ड में रहेगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन किस चैप्टर का है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि ये किस टॉपिक का चैप्टर है, मतलब चैप्टर आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद उसमें जो टॉपिक प्रेजेंट है उस टॉपिक पे कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है। जब टॉपिक पता चला गया तो टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चंस को दिमाग में लाइए, उससे रिगार्डिंग फार्मूला दिमाग में लाइए, देन कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आपके सामने आएगा। इसी को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग भी उसी चीज को फॉलो करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चंस को पढ़े तो ये हम लोग को कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चैप्टर में क्या कौन सा टॉपिक क्या है, तो फैराडे फर्स्ट लॉ का है, क्योंकि एक ही हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट है और एक ही इलेक्ट्रोड का काम हो रहा है, फर्स्ट लॉ का काम है। तो फर्स्ट लॉ से रिगार्डिंग हम लोग फॉर्मूला क्या लेते हैं, W इक्वल टू ZIT जानते हैं, जो कि इसको सम अदर डेरिवेशन में नोट करके लिखे थे, W इक्वल टू A बाई एन F इंटू क्या जानते हैं IT जानते हैं। ये तो काम करेंगे। यहाँ पर भी यही हो रहा होगा, मतलब एक इलेक्ट्रोड रहा होगा, इलेक्ट्रोड की यहाँ पर सॉल्ट कौन सा है, क्यूप्रिक सॉल्ट है। क्यूप्रिक समझ में आना ना, क्यों कॉपर का 2 वैलेंसी होता है, +1 +2, तो +1 क्यूप्रस +2 क्या क्यूप्रिक, मतलब यहाँ पर कॉपर का जो वैलेंसी कितना है +2 चार्ज पर कंटेन कर रहा है, समझ में को, मतलब CuSO4 लाइक सबस्टांस प्रेजेंट है, यही इस पर डिपोजिट हो रहा है। तो ये जो डिपोजिट हो रहा है उसका W का वैल्यू पूछा है, W ऑफ मतलब क्या पूछ रहा है, वेट ऑफ कॉपर पूछ रहा है। फट कैसे निकालेंगे, तो Cu+2 है ना जी, Cu+2 इलेक्ट्रॉन लेके किस पर जा रहा होगा, Cu पर जा रहा होगा, यही तो डिपोजिट हो रहा होगा, इसी को फाइंड करना है। मतलब यहाँ पर n का वैल्यू कितना पता चल गया, 2 पता चल गया, मतलब n क्या है इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन का इन्फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं सब जगह, कहीं कहीं बोला जाता है। हम लोग को W निकालना है ना, W को हम लोग क्या लिखेंगे, A का मतलब क्या होता है एटॉमिक मास, कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5 होता है, पता है आप लोग को 63.5 लिख दिया भाई। n का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, F का मतलब F रहते हैं। अब हम लोग को I क्या लिखेंगे, इंटू T लिखेंगे। I इंटू T को क्यों लिख देते हैं, हम लोग को बोला है इलेक्ट्रिसिटी पास कितना है 2 फैराडेज है, कुलम है ना, 2 फैराडेज का मतलब क्या होता है 96510 कुलम है ना, तो मतलब ये चार्ज का यूनिट है ना, मतलब ये भी चार्ज ही है, मतलब यहाँ पर क्यू जगह पर क्या लिख देंगे 2F लिखेंगे, 2F से 2F कैंसिल हो गया, मतलब W का वैल्यू कितना आ गया 63.5 ग्राम निकल के आ गया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि आपके स्क्रीन से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझेंगे अच्छे से। When an electric current is passed through a insulated water, 112 ml of hydrogen gas at NTP collects at cathode. In this second, what current of pass in ampere? वही मेथड को अपनाना है। फर्स्ट ऑफ हम लोग को क्या है कि एक इलेक्ट्रोड है जिसमें हो क्या रहा है, ये हम लोग का इलेक्ट्रोड है, उसमें क्या हो रहा है अमाउंट डिपोजिट नहीं हो रहा है, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस जो कलेक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस कितना कलेक्ट हो रहा है 112 ml कलेक्ट हो रहा है। यहां पर वॉल्यूम दे दिया गैस का एनटीपी पर इन 965 सेकेंड, तो बोल रहा है आई का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोचने से पहले देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, फर्स्ट तरीका बोलते हैं, फर्स्ट मेथड।
आप लोग क्या करेंगे, ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है इससे क्या करेंगे, इसका मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, मोल में आ जाएगा, मोल से इसका मास निकालेंगे, मास निकाल के फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, निकल के आ जाएगा। आपको शॉर्ट फॉर्मेट बताते हैं। हम लोग लिखते हैं W इक्वल टू, देखिए समझिए, A बाई एन एफ इंटू आई टी लिखते हैं, पता है ना। W का मतलब वेट है, A बाई एन का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, ये भी तो आप लोग को पता होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है तो यहाँ पर आप इक्विवेलेंट वॉल्यूम ले लो, सिंपल। यहाँ पर वॉल्यूम अगर दिया हुआ है तो आप यहाँ पर इक्विवेलेंट वॉल्यूम ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो देखो, मतलब यहाँ पर क्या करना होगा, 112 अगर डाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वॉल्यूम अब क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, अब बाई क्या करेंगे, एफ लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे, आई टी लिखेंगे। अब आपको टेंशन हो रहा होगा ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम भाई कैसे निकलेगा, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आप करते रहेंगे काम हो जाएगा, सिर्फ सिंपल समझिए। जैसे इक्विवेलेंट सिंपल है, हाइड्रोजन लिखते हैं, H2 लिखते हैं भाई, H2 का कितना मास है, हम लोग का 2 ग्राम है, 2 ग्राम कितना मोल के इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। 1 मोल सबस्टांस 22.4 लीटर कितना कंटेंट करेगा एट एसटीपी या फिर एनटीपी पर वॉल्यूम होगा ना, इसका वॉल्यूम। अब आपसे पूछेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे, 1 बाई 1 लिखेंगे ना, कितना 1 क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास 1, वैलेंसी भी 1, मतलब कितना आ गया, 1 ग्राम आ गया। 1 ग्राम कितना के इक्वल होगा, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब इक्वल है, ये कितना मोल के इक्वल है, ये जो मास कितना मोल के इक्वल होगा, तो हाफ मोल के इक्वल होगा। हाफ मोल का जब इक्वल है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 11.2 लीटर, कब, एट एसटीपी या फिर एनटीपी पर। हो गया काम खत्म। सिमिलरली एक और बताते हैं, एक और एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन के बारे में बात है, O2 के बारे में, O2 कितना है, 32 ग्राम है ना जी, 32 ग्राम है, O2 32 ग्राम है, जो कि 1 मोल थे कि ऑक्सीजन के जिसे ही निकाल लिया। उसके बाद ऑक्सीजन को हम बारे में देखते हैं, O2 32 ग्राम है, 1 मोल के इक्वल होगा 22.4 लीटर एट एसटीपी और एनटीपी। आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, 8 16 बाई क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ वैलेंसी कितना ग्राम के इक्वल होगा, 8 ग्राम के इक्वल है, 8 ग्राम मास कितना मोल के इक्वल होगा, तो 8 बाई 32 कर देंगे ना, 8 बाई 32 कितना हो जाएगा बता सकते हैं, 1 बाई 4 मोल के इक्वल है। 1 बाई 4 मोल है जिसका वॉल्यूम कितना होगा, 5.6 लीटर नहीं होगा एट एनटीपी पर। अब इसी को हम लोग यूज करेंगे सर, तो इसी को हम लोग यूज करेंगे, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर यूज करने के लिए देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप इक्विवेलेंट वॉल्यूम में यूज कर लीजिए। ये जो हम लोग को दिया हुआ है इक्विवेलेंट, जो हम लोग को वेट दिया हुआ है, आप यहाँ पर इक्विवेलेंट वॉल्यूम यूज कीजिए, कोई दिक्कत, यहाँ पर वॉल्यूम लिखे, यहाँ पर इक्विवेलेंट वॉल्यूम लिखिए। आगे प्रोसीड करते हैं, 112 दिया हुआ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना था, 11.2 लीटर था। 11.2 लीटर को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, एफ को एफ ही रहने दीजिए। हम लोग को आई का वैल्यू पता करना है, टी के बारे में हम लोग को टी कितना दिया हुआ है, 965 दिया हुआ है। एफ का वैल्यू कितना होता है, 96500 होता है ना, मैं बोला था ना। इसको क्या करेंगे, 100 हो गया, ये से क्या गया, ये गया, मतलब ये पूरा कट जा रहा है, मतलब आई का वैल्यू को कितना दिख रहा है, यहाँ पर से 1 निकल के आ रहा है, मतलब आई मतलब करंट का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर पास कर रहा होगा, कितना कितना, इतना हाइड्रोजन को, गैस को इवॉल्व होने के लिए, मतलब 112 ml हाइड्रोजन को इवॉल्व होने के लिए आई का वैल्यू कितना होना चाहिए, करंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे जो आपके स्क्रीन पर है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है फैराडेज लॉ का। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चंस को पहले डिसाइड कीजिए फैराडेज का लॉस कौन सा अप्लाई होता है, तो आपको बनाने में बेहतर होगा, काफी टाइम नहीं लगेगा, काफी शॉर्ट फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। नहीं तो इस फैराडेज फर्स्ट लॉ से को बना सकते हैं, ऐसे नहीं बना सकते, बना सकते हैं। क्या करना होगा, पहले फर्स्ट कंडीशन लेना होगा, फिर उसको उसके लिए अप्लाई करना होगा, समझ बात को। क्योंकि फैराडेज फर्स्ट लॉ का एक्सटेंडेड पार्ट हम लोग का फैराडेज सेकंड लॉ आता है, क्योंकि वहां पर एक कंपार्टमेंट था, वहां पर 2 कंपार्टमेंट लगा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है क्या। देखिए सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सेपरेट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग ए सोल्यूशन ऑफ नाइट्रेट, निकेल नाइट्रेट। तो निकेल नाइट्रेट है, निकेल नाइट्रेट है, तो निकेल नाइट्रेट का फार्मूला पहले पता कीजिए, NiNO3 होता है निकेल नाइट्रेट। एंड क्रोमियम नाइट्रेट, क्रोमियम नाइट्रेट का फार्मूला आपका क्या निकल के आता है, CrNO3, ठीक है। Respectively, if 0.3 gram of nickel was deposited at the first cell, the amount of chromium deposited is what? मतलब सेकेंड सेल में क्या हो रहा होगा, मतलब फर्स्ट कंपार्टमेंट में निकेल नाइट्रेट है, सेकंड कंपार्टमेंट में क्रोमियम नाइट्रेट है, तो दोनों में क्या बोला जा रहा है, समझिए बातों को। यहाँ पर इसमें भी क्यू पास करें, इसमें भी क्यू अमाउंट ऑफ पास करें, मतलब सेम अमाउंट ऑफ पास कर रहे हैं,
तो इसमें जो अमाउंट डिपोजिटेड है W1 का वैल्यू कितना दे रहा है बता सकते हैं, 0.3 ग्राम दे रहा है, तो इसमें बोला W2 क्या निकल के आएगा। हम क्या बोले यहाँ पर, तो ये दिख रहा है सेकंड लॉ का क्वेश्चन है, फैराडे सेकंड लॉ का क्वेश्चन है। क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे W1 बाई W2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, E1 बाई क्या लिख देंगे, E2 लिख देंगे। हम बार बार बोलते हैं, इसको अगर प्रोसीड कर दिए, W1 है, W1 कितना दिया हुआ है 0.3 दिया, W2 रहने दीजिए, E1 W1 किसके लिए दिया हुआ था बता सकते हैं, क्रोमियम दिया हुआ है ना, सॉरी निकेल फिर तो निकेल का एटॉमिक नंबर, निकेल का एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ रहना चाहिए 59 होता है, क्रोमियम का 52 होता है। सुना तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 59, सुना तो निकेल है ना भाई, निकेल डिपोजिट हो रहा है, तो भाई यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैलेंसी कितना होगा, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है वैलेंसी 2 है, नहीं दिख रहा है क्या, अरे ब्रेक डाउन कर दो भाई, Na+2 प्लस और किसमें NO3 माइनस में, यहाँ पर Na पर 4 कितना +2 है, इसको ब्रेक डाउन कर दो, Cl+3 प्लस और किसमें NO3 माइनस, मतलब क्लोरीन पर कितना है +2 है, +3 है, मतलब बाई क्या हो जाएगा 52 बाई क्या कर देंगे 3 कर देंगे। इसको आगे प्रोसीड कर दीजिए, 0.3 बाई W2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 59 बाई 2 इंटू क्या करेंगे 3 बाई 52। इसको और भी आगे प्रोसीड कर देंगे, W3 का वैल्यू निकालेंगे, W3 का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा 0.176 ग्राम निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए कितना शॉर्ट फॉर्मेट में क्वेश्चन निकल रहा है। आप लोग बस थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे, देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे छोटा आप लोग का सोल्यूशन तो लोग इतने में काम है। इसमें देखिए कहीं कहीं करता क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम दे दिया जाता है, तो आप यहाँ पर अगर वॉल्यूम अगर है तो यहाँ पर वॉल्यूम है तो आप इक्विवेलेंट वॉल्यूम ले लीजिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर वॉल्यूम अगर वेट दिया हुआ है तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ले लीजिए, मतलब इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बार बार हम बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है तो यहाँ पर आप इक्विवेलेंट वॉल्यूम ले लीजिए, अगर यहाँ पर वेट दिया हुआ है तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट लीजिए, अगर दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वॉल्यूम लीजिए, यहाँ पर वेट लीजिए, यहाँ पर इक्विवेलेंट, यहाँ पर वॉल्यूम लीजिए, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वॉल्यूम लीजिए, यहाँ पर वेट दिया हुआ है, अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वॉल्यूम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वेट है तो इक्विवेलेंट वेट ले रहे हैं, वहां पर वेट अगर वॉल्यूम दिया रहे तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम लेंगे। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट, इसके पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसी फॉर्मेट में हम लोग किए थे। तो थैंक यू। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे विल बी डिस्कस्ड अबाउट कोलरास लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोलरास लॉ बेस्ड किस पर है, ये लॉज है किस पर, तो डाइल्यूशन पर बेस्ड है, डाइल्यूशन पर बेस्ड है। मींस अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग वाटर मिलाएंगे या डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट क्या दिया गया, लॉज वो क्या बोला गया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। क्लियर है? एज पर एग्जाम्पल एक NaCl लेते हैं, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस पे ब्रेक होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसको क्या किया हम लोग, वाटर में मिला दिए, वाटर में मिक्स कर दिए, क्या करेगा Na प्लस एक्वस में ब्रेक डाउन हो गया, प्लस ऑफ Cl माइनस एक्वस में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। NaCl को जब हम लोग वाटर में मिक्स करेंगे, Na प्लस एक्वस में Cl माइनस एक्वस में ब्रेक डाउन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, अब इस कोलरास लॉ को यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। इनका कहना क्या था, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर क्या है NaCl इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, मींस सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन का मतलब Na प्लस यहाँ पर है, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा बता सकते हैं, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या हो जाएगा एनायन, जो कि क्या है एनायन के तौर पर यहाँ पर क्या है Cl माइनस है। मीन्स हम लोग को पता क्या चल गया, इसी लॉज को हम लोग पता चल गया कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिए, इसको आप जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, सिंपल देखिए समझिए। जैसे लेट एक एग्जांपल AX/BY एक मान लेते इलेक्ट्रोलाइट है, इसको क्या किया गया है, वाटर में हम लोग मिला दिए, वाटर में मिक्स कर दिए, देन होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रेक डाउन होगा, ब्रेकिंग करने के लिए आता है ना, ये चार्ज इस पर चला जाएगा, ये चार्ज इस पर चला जाएगा, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा ए पर क्या हो जाएगा प्लस ऑफ बाई चार्ज आएगा, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा बता सकते हैं, बी पर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स का जाएगा। अब इसको बैलेंस भी तो करना होगा, ये ए जो है एक्स पार्ट है इसलिए यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई करना होगा, बी यहाँ पर बाई पार्ट है इसलिए यहाँ पर बाई मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है?
अब यहाँ पर पूछेगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ AX/BY। AX/BY एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, समझ बात को, ये एक्वस फॉर्मेट में है, ये भी हम लोग किस फॉर्मेट में है, एक्वस फॉर्मेट में है। तो आप लिख क्या सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट x है, तो पहले x मल्टीप्लाई कर देना है, इनटू क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ केटायन। केटायन के तौर पर यहाँ पर क्या है बता सकते हैं, Na पर बाई चार्ज है ना, प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, ये बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे लगाएंगे, इनटू क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ क्या हो जाएगा, एनायन, जो कि कितना चार्ज है, माइनस ऑफ चार्ज है। मतलब इसी को हम लोग फुलफिल करेंगे। ये था हम लोग का सिंपल सा कोलास लॉ। अब इसमें देखिए इसका एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग दिमाग में रखेंगे। तो आप लोग को बताते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलास लॉ। तो कोलास लॉ का एप्लीकेशंस का फर्स्ट हम लोग का एप्लीकेशंस क्या है, टू इवैल्यूएट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस हो, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस होता है उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना पड़ेगा तब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। समझा मतलब क्या फर्स्ट मीनिंग हो गया, टू इवैल्यूएट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा मान रहे हैं, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, समझ बात को, बाय क्या कर देंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, समझ बात को, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, अब बाय क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C है, ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब मोलर कंडक्टेंस क्या होता है अगले वीडियो में बता दिया जाएगा कि मोलर कंडक्टेंस होता क्या है, समझ बात को, नहीं तो फिर इलेक्ट्रोलाइट का है, इलेक्ट्रोलाइसिस का ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इस बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, मोलर कंडक्ट ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है क्या, आप इस मोलर कंडक्टेंस जो हम लोग का है, मोलर कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब कह सकते हैं कैप M निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और क्या कर सकते हैं कैप N हम लोग निकाल सकते हैं, कैप EQ निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। किससे, इस कोलास लॉ के एप्लीकेशन से। नेक्स्ट हम लोग का है क्या, आप लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट का पूछेगा तो K का वैल्यू क्या निकल गया था, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर आता था। तो ये भी आप फाइंड कर सकते हैं, किससे फाइंड कर सकते हैं, ये कोलास लॉ के एप्लीकेशन से। और क्या कर सकते हैं, किसी अगर स्प्रिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस है उसका सॉल्युबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं इस कोलास लॉ से। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है, तो अगर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर फाइंड करना रहता है तो इसी कोलास लॉ को यूज करके क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग को मिलेगा, ये सब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। एक सेकेंड क्वेश्चंस को लिखते हैं, तो कोई कोलास लॉ पर एक क्वेश्चंस करते हैं। वो जो लॉस देखे थे उसी को हम लोग इस पर अप्लाई करके बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो है क्या, कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट करना है फॉर NH4OH, मतलब मोलर कंडक्टेंस किसका निकालना है, मोलर कंडक्टेंस किसका निकालना है बता सकते हैं, NH4OH का, NH4OH का। इसका भाग बोल रहा है, गिवन दैट मोलर कंडक्टेंस फॉर BaOH2, BaCl2 एंड NH4Cl दिस रिस्पेक्टिवली 180 है भाई, 280.0 है, 280.0 जो भी है दिया गया है। रिस्पेक्टिवली मीन्स समझ में आ रहा है ना, BaOH का जो वैल्यू है मोलर कंडक्टेंस का ये दिया हुआ है, BaCl2 का ये दिया हुआ है, NH4 का ये दिया हुआ है। सीक्वेंस में हम लोग को इसके बारे में बात फाइंड करना है। तो आप इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, इसको मिले को नीड क्या है, तो उसके लिए मोलर कंडक्टेंस फॉर NH4OH जब पूछना है तो क्या चाहिए, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ NH4 प्लस केटायन, NH4 प्लस है ना, केटायन है, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसका, OH माइनस का, मतलब केटायन प्लस ऑफ एनायन का सम, यही हम लोग को नीड है। समझ में आया, नीड हम लोग को यही है, इसी को हम लोग को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं क्या है कि जो डाटा दिया उसको लिखते हैं। क्या दिया डाटा, BaOH का वैल्यू दिया हुआ है, BaOH का मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया BaOH का बता सकते हैं, कितना दिया, 523.28 दिया हुआ है, जो कि वैल्यू इसको अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे बता सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन
और BOH होल 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट रिलेशन ऑफ केटायन हो जाएगा, है ना जी। केटायन हो जाएगा, जो केटायन पर प्लस 2 चार्ज है, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट रिलेशन ऑफ क्या लिखेंगे, OH माइनस लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, 2 इंटू OH माइनस आ गया, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। सिमिलरली आपसे पूछेगा BaCl2 का, आप क्या लिखोगे बता सकते हो, मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट रिलेशन ऑफ BaCl2 कितना आ जाएगा, दिया हुआ वैल्यू कितना है भाई 280 है, 280 है, जो कि वैल्यू कितना हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट रिलेशन ऑफ क्या हो जाएगा Ba+2 प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टेंस यहाँ पर 2 पार्ट है ना, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पार्ट ऑफ Cl, ब्रेकिंग निकल जा रहा है, ब्रेकिंग को Ba+2 लिखेंगे, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 2 पार्ट ऑफ OH माइनस आएगा, इसका जब ब्रेकिंग करेंगे तो Ba+2 हो जाएगा, प्लस ऑफ 2 पार्ट ऑफ Cl माइनस आ जाएगा, ये ब्रेकिंग आपको आना चाहिए, 2 पार्ट ऑफ, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे इन्फिनिटी ऑफ क्या हो जाएगा Cl माइनस, है ना, कैटायन प्लस ऑफ कैटायन का सम। सिमिलरली आपसे क्या दिया हुआ है, NH4Cl दिया हुआ है, NH4Cl है भाई, NH4Cl मतलब इसका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट रिलेशन दिया हुआ है, जब NH4Cl जब ब्रेकडाउन होता है तो NH4 प्लस में प्लस ऑफ Cl माइनस में, है ना जी। तो आगे इसको प्रोसीड कर दीजिए, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 129.8 दिया हुआ है, यूनिट को हम लोग बाद में लिख लेंगे, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट रिलेशन किसका हो जाएगा, NH4 प्लस का हो जाएगा, है ना जी, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट रिलेशन क्या हो जाएगा Cl माइनस का, सही है। अब इन तीनों को रिजॉल्व इस तरीके से करें कि ये सिर्फ बचे, मतलब इन तीनों में कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाइड करना है जिससे कि ये सिर्फ आए। तो करना हम लोग को देखिए, सोचेंगे कैसे, हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल NH4 प्लस निकालना है और OH माइनस आयन निकालना है, देखिए समझिए बातों को। तो NH4 प्लस यहाँ पर मिल रहा है और OH माइनस आयन कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, क्या है NH4 प्लस यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है OH माइनस आयन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर परेशानी क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 पार्ट ऑफ OH माइनस आयन मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पर हम लोग को 2 पार्ट ऑफ OH माइनस आयन मिल रहा है, समझ बात को। तब देखिए करना क्या होगा, अब इन दोनों को अगर सम करते हैं, इन दोनों को सम करते हैं तो देखिए होगा क्या, क्योंकि इन दोनों को सम करेंगे तभी NH4 प्लस मिलेगा, OH माइनस मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आएगा, ये हम लोग का कितना पार्ट हो जाएगा बता सकते हैं, ये कितना पार्ट हो जाएगा 2 पार्ट हो जाएगा, समझ बात को। तो करते क्या है, इसमें 2, इसको भी तो 2 करना होगा, तब तो दोनों को सम करेंगे तो 2 में दोनों कॉमन लेंगे तो एक साथ निकाल लेंगे, समझ क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या करते हैं इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको वही रहने देते हैं, इसको वही रहने देते हैं, इन दोनों को सम कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सम करते हैं, मतलब इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इस इक्वेशन को थर्ड मान लीजिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट को और थर्ड को ऐड करते हैं, थर्ड में 2 ऐड करते हैं, समझो तो, मतलब फर्स्ट प्लस और क्या करते हैं सेकंड, थर्ड इंटू 2 करते हैं, क्या निकल क्या बता सकते हैं, देखिए डायरेक्ट लिखते हैं Ba+2 कितना पार्ट हो जाएगा 1 पार्ट, मतलब क्या हो जाएगा Ba+2 क्या लिखेंगे 1 पार्ट, लिख दिया, सही है ना आप लोग को, कोई दिक्कत है। प्लस अब क्या हो जाएगा बता सकते हैं 2 पार्ट ऑफ OH है ना जी, 2 पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, सही है ना, सही है। प्लस अब क्या हो जाएगा बता सकते हैं 2 पार्ट ऑफ OH माइनस, प्लस अब क्या हो जाएगा ये 2 पार्ट हो जाएगा ना, 2 पार्ट हो गया, समझ बातों को, NH4 प्लस हो जाएगा, ये 2 पार्ट हो गया, पर 2 पार्ट लिख दिए, सही है ना। प्लस अब क्या हो जाएगा बता सकते हैं, प्लस अब क्या हो जाएगा 2 पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा Cl माइनस हो गया, सही है ना। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग को 2 पार्ट जो दिख रहा है, हम लोग का जो 2 पार्ट है ना भाई, ये 2 पार्ट है, ये हम लोग का 1 पार्ट है, ये हम लोग का कितना पार्ट है, ये हम लोग का 2 पार्ट, हम लोग का यहाँ पर भी हम लोग का 2 पार्ट था, BaCl2 भी हम लोग का यहाँ पर कितना पार्ट है 2 पार्ट है। अब देखिए हम लोग का BaCl2 भी हम लोग का कितना पार्ट है, यहाँ पर BaCl2, अच्छा यहाँ पर गलत, यहाँ पर 2 पार्ट नहीं, यहाँ पर 2 पार्ट होगा, सही है। अब देखिए हम लोग को इसमें एक्स्ट्रा क्या हो रहा है पता चल रहा है, ये हम लोग का Ba+2 1 पार्ट एक्स्ट्रा है और 2 पार्ट ऑफ Cl एक्स्ट्रा है, क्या कीजिए देखिए यहाँ पर मिल जा रहा है ना, इसको क्या कीजिए सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब जो इक्वेशन आया इसमें क्या कीजिए इसका सब्सट्रैक्शन कर दीजिए, मतलब क्या करते हैं इसमें हम लोग माइनस किसका कर देते हैं सेकंड का, जब सेकंड इन दोनों इक्वेशंस में क्या करते हैं, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा बता सकते हैं Ba+2 हो जाएगा, लिख सकते हैं, प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 2 पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा Cl माइनस, सही है भाई। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल होने वाला को कैंसिल कर दीजिए, देखिए Ba+2 कैंसिल हो गया, 2 पार्ट ऑफ Cl माइनस 2 पार्ट ऑफ Cl माइनस कैंसिल हो गया ना जी। तो बचा क्या, तो अब बचा क्या हम लोग को, देखिए बचा क्या, इसको हम लोग यहीं पर प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चंस को मिटाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को मिटाते हैं, हम लोग को जो फाइंड करना है फाइंड कर लेंगे, समझ रहे हो। देखिए हम लोग को क्या करना है, बचा है हम लोग को ये पार्ट बचा है, मतलब 2 पार्ट ऑफ दिस प्लस 2 पार्ट ऑफ दिस, मतलब क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ले लेते हैं,
तो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ OH माइनस हो जाएगा, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा बता सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट फिनाइल सॉल्यूशन ऑफ क्या हो जाएगा, NH4 प्लस हो जाएगा। सही है ना। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तब क्या निकल के आ जाएगा, 2 इंटू यही तो हम लोग को चाहिए ना, यही तो हम लोग को चाहिए। मतलब क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फिनाइल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, NH4OH का। अब जो ऑपरेशन इसमें किए हैं वही ऑपरेशन क्या करना होगा, इस इक्वेशन में करना होगा। तो इसमें तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए, तो कितना इसको लिखेंगे, 523.28 करेंगे। प्लस ऑफ किसको किए थे, इस थर्ड वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किए थे, मतलब क्या हो जाएगा 129.8 में क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ बात को। उसके बाद माइनस किसको किए थे, माइनस इसको लोग किए थे ना भाई, तो 280 हो जाएगा, 280 को माइनस कर दीजिए। समझ बात को। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा 251 आ रहा है 44। अब यूनिट क्या लगेगा, जो यूनिट हम लोग का यही है वही हम लोग का यूनिट हो जाएगा। मतलब यूनिट कितना निकल के आ जाएगा बता सकते हैं, क्या था हम लोग का, ओम इनवर्स है ना। ओम को हम लोग ओम इनवर्स को महो बोलते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स है पर सेंटीमीटर, और क्या हो गया, मोल इनवर्स हो गया। ये आंसर आ गया। समझ बात को। इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोग का था कोहरास लॉ का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसको इम्प्लीकेशन पर एक क्वेश्चन देखते हैं। कोहरास लॉ के इम्प्लीकेशन पर एप्लीकेशंस पर एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, इक्विवेलेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट कंसंट्रेशन दिस 0.1 m दिया हुआ है। सुना तो 0.1 m इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी at the concentration of 0.1 m and this concentration is this and this, equivalent conductivity दिया हुआ है respectively. Calculate the degree of dissolution. कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन, दोनों कंसंट्रेशन पर निकालना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोलर कंडक्टिविटी तो आप निकाल लो। तो मोलर कंडक्टिविटी और यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी अगर निकालते हैं, देखिए समझिए बात को, डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन निकलता कैसे पता चला। डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन अल्फा इक्वल टू क्या निकल जाता है, कंसंट्रेशन C इन फिनाइल सॉल्यूशन। मतलब किसी तरीके से नीड है कि हम लोग को ये निकाल लेना है। इसके बारे में पता है हम लोग को, कैसे पता है, कैसे पता है समझिए आप। इसको अगर लिखना चाहते हैं एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड केस में क्या निकल गया बता सकते हैं, एटान प्लस ऑफ एनान CH3CO माइनस हो जाएगा, हाँ जी। प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, H प्लस लिखेंगे, है ना। इसका वैल्यू दिया हुआ है, दोनों सेमी वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लो, लेमडा लिखे या फिर ये लिखे, कैप लिखे, दोनों का मीनिंग सेम है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40.9 दिया हुआ है। प्लस ऑफ इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 349.8 दिया हुआ है। कैलकुलेट कीजिए कितना वैल्यू आ रहा है, 17 हो जाएगा, 0 हो गया, 45 हो गया, 448 हो गया, 8 प्लस ऑफ 1 9 हो गया, 3 हो गया, 390.7 है ना। 319.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या निकल गया, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट सॉल्यूशन ऑफ CH3COH है ना जी। लेकिन कंसंट्रेशन C पर भी आप लोग को चाहिए, तो कंसंट्रेशन C पर का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए कंसंट्रेशन C पर का अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ है, इसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा, मोलरिटी होगा। समझिए बात को, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इसलिए होगा क्योंकि देखिए समझिए, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है n इंटू स्मॉल f m होता है। आप लोग अगर ये नहीं पता है तो आप इक्विवेलेंट वेट का जो वीडियो है उस पर जाकर देख लेंगे, रिलेशनशिप दोनों में पता है, उसे आपको बताया गया है। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब जो वैल्यू होगा वही उसका मोलर कंडक्टिविटी होगा। मतलब यहाँ पर इस केस में होगा, सबके केस में नहीं होता, इस केस में होगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू होगा इसको हम लोग इस फॉर्मेट में, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C इक्वल टू हम लोग क्या समझ सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, मतलब दोनों इक्वल है। यूज कर लीजिए भाई, क्या दिक्कत है, हम लोग को अल्फा निकालना है ना, अल्फा निकालना है इन दोनों के केस में, किन दोनों केस में, इसके केस में और इसके केस में। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसके केस में निकालते हैं, क्या निकलेंगे, अल्फा इक्वल टू क्या निकल के आता है, एट लिख देते हैं, एट C इक्वल टू कितना है 0.1 है जब है तब क्या निकल जाएगा, अल्फा वैल्यू कैसे निकालेंगे,
मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट सॉल्यूशन। इन्फिनिट सॉल्यूशन पता है, कंसंट्रेशन सी का दिया हुआ है कितना है 5.20 है, बाई क्या करेंगे 390 पॉइंट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 1.3% आएगा, समझ तक को, मतलब हम लोग का क्या 1.3 नहीं मतलब 0.0013 आएगा, 0.13 आ रहा है, समझ में आपको, मतलब 0.13 आ रहा है इसका वैल्यू। इसका मीनिंग समझ सकते हैं कि 1.3% क्या होगा आयोनाइज होगा, इसी यही मीनिंग है। अब इस केस में आप लोग एक केस निकाल दिए, सेकंड केस में निकाल सकते हैं, अगर एट सी इक्वल टू कितना हो जाए, कितना दिया हुआ है 0.01 उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे अल्फा, अल्फा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, दिस बाई क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, कंसंट्रेशन सी पर का वैल्यू दिया हुआ है, कंसंट्रेशन सी पर का वैल्यू दिया हुआ है, इस पर का इसका इन्फिनिट रिलेशन पर का भी दिया हुआ है, दोनों का रेशियो ले लीजिए, मतलब 49.2 बाई क्या करना होगा 390.2 90.7, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.125 आ रहा है, समझ आपको। इसको लिख सकते हैं कितना 12.5%, मतलब ये क्या करेगा 12.5% आयोनाइज्ड होगा, समझ बात को, इस तरीके से, मतलब इतना परसेंट क्या होगा आयोनाइज्ड होगा, मतलब इसका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना निकल के आ रहा है 0.013 आ रहा है, इसका 0.125 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में कभी बना देंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो, बाकी यहीं तक, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अगेन। Today will be discuss about Nernst equation. Nernst equations को देखने के लिए एक हम लोग रिएक्शंस देखना होगा, एक इक्वेशंस लिखना होगा। तो एक इक्वेशंस लिखते हैं, लेट फॉर एग्जांपल n1a प्लस ऑफ हम लोग का है क्या n2b, जिसकी हम लोग का है क्या n3c प्लस ऑफ हम लोग का है क्या n4d, है ना। एक इक्वेशंस लिख दिया गया। अब ये इक्वेशंस में आपको बता दें, इन्फॉर्मेशन दे दे, यहाँ की n1, यहाँ पे हम लोग का n1 जो है n1 n2 n3 n4 स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है a b c d का रिस्पेक्टिवली। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है पता है, नहीं पता है तो आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लिख लेंगे एक बार। और उसके बाद हम लोग को Q लिखना होता है, तो Q हम लोग का है क्या, ये भी एक रिएक्शन कोफिशिएंट है जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम से हम लोग पढ़ते हैं, 11th क्लास का टॉपिक है। तो उसी से हम लोग यहाँ निकल के आता है, जो ये भी अगर नहीं पता होगा डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो लिखने के लिए आ जाएगा, ये सब लिखने के लिए आना चाहिए। इसको लिखते कैसे हैं, तो C कंसंट्रेशन टू द पावर हो जाएगा n3, D कंसंट्रेशन टू द पावर क्या हो जाएगा n4, बाई क्या हो जाएगा A कंसंट्रेशन टू द पावर क्या हो जाएगा n1 इंटू क्या हो जाएगा B कंसंट्रेशन टू द पावर क्या लिखते हैं हम लोग n2, है ना। इस तरीके से इट मीन्स हम लोग को क्या करना होता है, ये हम लोग का प्रोडक्ट है, हम लोग का रिएक्टेंट है, तो हम लोग कहेंगे क्या प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का मतलब जो बन रहा है, एक प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट टू दी पावर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट, टू दी पावर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट, बा डिवाइड बाय क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट टू दी पावर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट। इट मीन्स n1 स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो यहाँ पे n1 आया, b यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे n2 स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो यहाँ पे n2 आया, ठीक है। एक रिलेशनशिप और भी हम लोग का नीड होगा, जरूरत होगा, इसमें आप लोग पढ़े होंगे डेल्टा जी, जो कि थर्मोडायनेमिक्स से मिला होगा। डेल्टा जी इक्वल टू क्या देखते होंगे माइनस एन ई एफ देखते होंगे, क्या देखते होंगे माइनस एन ई एफ। इसको आप कहाँ देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, एक्चुअली में है क्या, अब ये डेल्टा जी को हम लोग बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, माइनस तो समझ में आ रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व मीन्स जितने कोई भी अगर रिडॉक्स रिएक्शंस है तो या फिर कोई केमिकल रिएक्शंस में जितना इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग है उसी को वही एन बताता है। रिडॉक्स रिएक्शंस हो या फिर नॉर्मल रिएक्शंस हो, इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग देख लेंगे वही एन बताएगा। ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बता रहा है, एफ फैराडेज कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसी में इसी को अगर स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो डेल्टा जी नॉट लिखेंगे, डेल्टा जी नॉट इजकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इजकल टू हो जाएगा माइनस एन ई नॉट ऑफ एफ हो जाता है, माइनस एन ई नॉट ऑफ एफ। डिफरेंसेस क्या है दोनों में, डिफरेंसेस यही है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एन एन एफ एफ कोई चेंजिंग नहीं, तो इसको डेल्टा जी से डेल्टा जी नॉट हो गया, इट मीन्स यहाँ पर ई की जगह पर ई नॉट आ गया। मीन्स ई अगर नॉर्मल कंडीशंस में मतलब जनरल कंडीशंस है तो यहाँ पे जनरल डाटा पुट करेंगे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ई नॉट आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा जी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आएगा।
जिसको हम लोग बोलते हैं गिब्स एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को ये भी रिलेशन समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। मतलब कोई ना कोई तो रिलेशनशिप होगा जो एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, इक्वेट कर रहा होगा या फिर एक दूसरे को रिलेट कर रहा होगा। तो एक रिलेशनशिप आता है थर्मोडायनेमिक्स में, एक रिलेशनशिप मिलता है डेल्टा जी इजकल टू रिलेशनशिप निकल के आता है डेल्टा जी नॉट प्लस अब हम लोग का निकल के आता है आर टी एल एन ऑफ क्यू निकल के आता है आर टी एल एन ऑफ क्यू। अब देखिए समझ में नहीं आया होगा एल एन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स में बता देते हैं। एक्चुअली में लॉग जो होता है दो टाइप का होता है, ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। लॉग दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल लॉग, दूसरा होता है कॉमन लॉग, है ना। तो लॉग ऑफ एक्स बेस ई को हम लोग बोलते हैं एल एन ऑफ एक्स बोलते हैं, है नहीं। लॉग ऑफ एक्स बेस ई को क्या बोलेंगे, एल एन ऑफ एक्स बोलेंगे। इसी को अगर मान लेते हैं बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 मल्टीप्लाइड कर दीजिए, लॉग ऑफ एक्स बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप लोग को याद रखना होगा, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा, केमिस्ट्री में फिजिक्स में भी यूज़ होता होगा, तो इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बताते हैं। मीन्स हम लोग का है क्या, यहाँ पे लॉग ही है लेकिन एक नेचुरल लॉग है, बेस 10 पे है। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जी इजकल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट प्लस अब क्या लिख देंगे बता सकते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, आर टी को आर टी ही रहने देते हैं, लॉग ऑफ क्या करते हैं बेस ई को क्या लिख सकते हैं, क्यू लिखते हैं। अब ये क्यू क्या है, क्यू यहाँ पर वही रिएक्शन कॉशियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यू क्या है हम लोग का, जहाँ की रिएक्शन कॉशियंट है। अब देखिए इसी में लोग और भी चेंजिंग कर सकेंगे क्या, डेल्टा जी का जो वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, डेल्टा जी वैल्यू क्या है हम लोग का माइनस एन ई एफ है, पुट कर दिए माइनस एन ई एफ इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस एन ई नॉट ऑफ एफ हो जाएगा। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू पुट कर दिए, आर टी का वैल्यू आर तो गैस कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है, लॉग ऑफ क्यू बेस ई है, जैसे था वैसे हम लोग लिख दिया गया। ठीक है, अब इसी में और भी हम लोग चेंजिंग करते हैं। देखिए इसी को हम लोग थोड़ा सा रिजॉल्व मतलब एक्सप्रेस करेंगे या इसको हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट करते हैं, तो देखिए हम लोग का निकल के आएगा। इट मीन्स इसी को हम लोग को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए इसको देखिए हम लोग सिंप्लीफाई हम लोग किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग का एन ई एफ निकल के आ रहा है माइनस एन ई एफ माइनस हम लोग का एन ई नॉट ऑफ एफ, यहाँ पर आर टी है। एक काम करते हैं यहाँ पर माइनस एन एफ से माइनस एन एफ, यहाँ भी हम लोग का आर, यहाँ पे माइनस एन एफ नहीं है। काम करते हैं दोनों में माइनस या सब में माइनस एन एफ से डिवाइड कर देते हैं। इट मीन्स हम लोग को सब में क्या करें, माइनस एन एफ से हम लोग डिवाइड करें, यहीं पर डिवाइड करके बताते हैं, माइनस एन एफ से डिवाइड करें। ठीक है, माइनस एन एफ है कि नहीं है, मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत तो पता होगा। माइनस एफ से एन एफ से डिवाइड करें तो क्या निकल के क्या आएगा, समझा तो को। यहाँ से एन एफ कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा, ई बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, ई बचेगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे बस में, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। ई यहाँ पे क्या हो गया, ई इजकल टू क्या निकल के आएगा बता सकते हैं, ई नॉट निकल के आएगा। ई नॉट माइनस अब क्या हो जाएगा बता सकते हैं, आर टी बाई क्या होगा, एन एफ होगा, आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ क्यू बेस ई निकल के आ गया, है कि नहीं है, लॉग ऑफ क्यू बेस ई निकल के आएगा। अब इसी में आगे चेंजिंग करेंगे क्या, इसी में चेंजिंग करेंगे क्या, ई इजकल टू क्या निकल के आ जाएगा, ई नॉट ऑफ माइनस ऑफ आर तो गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एफ भी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है। इस लॉग को देखिए हम लोग को लॉग टेबल में जो आपको डाटा दिया रहेगा मतलब लॉग बेस 10 पे रहता है, यहाँ पे लॉग ई में है तो बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा। तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 2.303 मल्टीप्लाइड कर देंगे, 2.303 मल्टीप्लाइड किए। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, लॉग ऑफ क्यू बेस 10 में, यहाँ के हेल्प से लिखा गया, यहाँ से हम लोग का हेल्प से वहाँ पर लिखा गया। अब इसी को आगे प्रोसीड कर देंगे, क्या हो जाएगा, ई इजकल टू क्या हो जाएगा बता सकते हैं, ई नॉट माइनस ऑफ आर टी बाई एफ हो गया इंटू 2.303, यहाँ पे एन छूट रहा था, बाई एन ही करने दीजिए, बाई हो जाएगा एन हो जाएगा इंटू क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ क्यू बेस्ड कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट देखिए ये सब जो कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है कोई एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। आर तो ऑलवेज गैस कांस्टेंट है, इट मीन्स यहाँ पे आर टी एफ और ये वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट है, इट मीन्स इसका कुछ वैल्यू होता है। इसी को आप प्रोसीड कर सकते हैं, ई को हम लोग ई सी एल बोल देंगे, ई सी एल इक्वल टू क्या होगा बता सकते हैं, ई नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ क्या लिखेंगे, इसी को जब कैलकुलेट करते हैं 0.0591 होता है बाई एन, एन यहाँ पर तो आ ही गया जो कि एक वेरिएबल था, इनटू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ क्यू बेस कितना हो गया 10 हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे नट्स इक्वेशंस बोलेंगे बस में। अब इसी में देखिए क्या करता है अलग अलग जगह पे, मतलब मेन हम लोग का यही है। अब इसी में कुछ चेंजिंग करके कुछ मॉडिफाइड फॉर्म देगा जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, या फिर इसी को बोलते हैं डिराइव फॉर्म बोल सकते हैं। तो इसी का हम लोग लिखेंगे ई सेल इजकल टू क्या लिखेंगे बता सकते हैं, ई नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 0.059 बाई एन हो गया। क्यू का मतलब क्या है, यही है ना, डाटा को पुट कर दीजिए ना। क्यू का मतलब हम लोग का पुट कर देंगे लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, सी कंसंट्रेशन टू द पावर क्या हो जाएगा n3, डी कंसंट्रेशन टू द पावर क्या हो जाएगा n4, ए कंसंट्रेशन टू द पावर क्या हो जाएगा n1, बी कंसंट्रेशन टू द पावर क्या हो जाएगा n2,
यहाँ पे बेस 10 लिखे ना लिखे ये कॉमन लॉग है, इसको हम लोग कॉमन लॉग बोलते हैं। बेस 10 लिखे ना लिखे मीन्स हम लोग का ये लॉग किस बेस पे है, 10 पे है। बात में अगर नेचुरल लॉग रहता तो ln ऑफ x लिखता, ये आप याद रखेंगे। इसी को आप देखिए, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है ना, इसी को देखिए कहीं कहीं बुक में आपको लिखा है, कहीं नहीं ऑलवेज सभी जगह रहता है ई सेल इजकल टू को लिखा रहता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ 0.0591 बाई एन लिखेंगे, इसी को लिखेंगे लॉग ऑफ, ये कंसंट्रेशन है ना, तो क्या लिखेंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो गया है ना, टू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट्स इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज नॉट्स इक्वेशंस। अब इसी में देखिए एक चीज़ और आप बताना चाहते हैं, ये हम लोग का डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट ये डिपेंड करता है। ये डेल्टा जी जो है इट मीन्स यहाँ पे डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट जो हम लोग डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का रिलेशनशिप हम लोग का यूनिक रिलेशनशिप थर्मोडायनेमिक्स से निकल के आता है। इसी में एक और हम लोग का कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होना चाहिए कि डेल्टा जी हम लोग जो लिख रहे हैं, ये सब जो कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये सब हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ रहे हैं ना, मीन्स एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए पढ़ रहे हैं। जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो, जब भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो उस कंडीशंस में डेल्टा जी का वैल्यू, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव, क्योंकि डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निगेटिव है मीन्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अदरवाइज रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो इसी में आप देख सकते हैं डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निगेटिव कब होगा, एन क्या इलेक्ट्रॉन चेंजिंग कभी निगेटिव नहीं होगा, एफ फैराडेज कांस्टेंट कभी निगेटिव नहीं होगा। इट मीन्स ये ई नॉट पर ही डिपेंड करेगा डेल्टा जी नॉट का वैल्यू। अगर मान लें डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ई नॉट मस्ट बी पॉजिटिव, ई नॉट मस्ट बी पॉजिटिव। अगर मान लेते हैं ये हम लोग का अगर मान लेते हैं ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू निगेटिव हो जाए तो निगेटिव पॉजिटिव कर देगा, मीन्स डेल्टा जी पॉजिटिव, इट मीन्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट नॉट्स इक्वेशंस का कुछ क्वेश्चंस है, उसी को हम लोग देखना है। ठीक है, जैसे हम लोग लास्ट वीडियो हम लोग देखे थे नॉट्स इक्वेशंस देखे थे, तो आज हम लोग उसका क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस हम लोग का बोर्ड पे लिखा हुआ है, राइट द नॉट्स इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द सेल जहाँ के दिया हुआ है Mg से Mg+2 कंसंट्रेशन दिया हुआ है, बीच में ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ हम लोग का Cu+2 से Cu पे गया है, लिख दिया गया। जहाँ के गिवन दिया हुआ है ई नॉट ऑफ Mg+2 से Mg, इसका वैल्यू दिया हुआ है ई नॉट ऑफ, नेक्स्ट हम लोग का जो इलेक्ट्रोड है उसका Cu+2 से Cu। इस चीज़ को ये वैल्यू नहीं भी आपके NCERT में ये वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो ये वैल्यू हम लोग करेंगे कि कहाँ से निकालेंगे, तो आप लोग एक लिस्ट देखेंगे जो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक लिस्ट लिखा गया होगा, उससे आप इसको आप निकाल सकते हैं, है ना। उस पर क्वेश्चन में लिखेगा यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय द टेबल। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे वैल्यू ले लिए, हम लोग को सीखना है। ठीक है, अब इसी हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग को नॉट्स इक्वेशंस लिखना है। तो नॉट्स इक्वेशंस के लिए जो सेल है ना, सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है उस केमिकल रिएक्शंस को लिखना होगा। तो उसके केमिकल रिएक्शंस हम लोग लिखेंगे कैसे, जैसे हम लोग का है क्या, यहाँ से हुआ क्या है Mg सॉलिड से कहाँ पे चला गया, Mg+2 पे चला गया। कंसंट्रेशन कितना है, 0.001 m है। अब देखिए ये कंसंट्रेशन दे दिया गया, इक्वेशंस बैलेंस नहीं है, तो इक्वेशंस को तो बैलेंस करना होगा। इक्वेशंस बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे जीरो चार्ज है, एलिमेंटल फॉर्मेट में एलिमेंट का चार्ज जीरो होता है, यहाँ पे चार्ज +2 है, रिएक्टेंट साइड में जीरो चार्ज है, प्रोडक्ट साइड में +2 चार्ज है। उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किए। इसको हम लोग यहाँ पे क्या हुआ, Mg से Mg+2 पे चला गया, हुआ इसका ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इसको बोलेंगे ये कहाँ पे हो रहा होगा, तो एनोड पे हो रहा होगा, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख सकते हैं, है कि नहीं है, लिख सकते हैं, बस एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग को है क्या कि नेक्स्ट हम लोग का ये हम लोग का ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिख दिया गया, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं है। हम लोग को ये हम लोग का सेल रिप्रेजेंटेशन है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग देखे थे कि किस तरीके से हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनोड वाला पार्ट को हम लोग एक तरफ लिखते हैं, कैथोड वाला पार्ट को हम लोग एक तरफ लिखते हैं। अब ये कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, लिखना होगा इसको Cu+2 से Cu पे गया, तो हम लोग लिखेंगे क्या, Cu+2 से
किस पे चला गया, इसका कंसंट्रेशन लिखना होगा। Cu+2 कंसंट्रेशन कितना है 0.001 m है ना, उससे कहाँ पे चला गया, Cu सॉलिड में चला गया। ये हम लोग का इसका कंसंट्रेशन लिख दिया गया। अब देखिए है क्या, ये भी इक्वेशंस बैलेंस नहीं है। ये Cu+2 है ना, इसका मतलब यहाँ +2 है, यहाँ पर 0 चार्ज है, इट मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। अब देखिए इधर भी 0 चार्ज, इधर भी 0 चार्ज, +2 -2 0 0 0 इधर है हम लोग का +2 -2 0। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसको लिख सकते हैं रिडक्शन हाफ से लिख सकते हैं। जस्ट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, ऐसा नहीं कि नीडी है लिखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब देखिए जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं सेल के अंदर, तो सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, है ना, सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। अब उस रिडॉक्स रिएक्शंस को लिखना होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा कितना हम लोग का, Mg हम लोग का सॉलिड बचा, प्लस ऑफ क्या बचा, Cu+2 कंसंट्रेशन बचा। Cu+2 कंसंट्रेशन के साथ कितना 0.001 m है ना, लिख दिया जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग का Mg+2 हो गया, कंसंट्रेशन कितना 0.001 m है, प्लस ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे Cu सॉलिड हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे नेट सेल रिएक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। ये हम लोग का नेट सेल रिएक्शन है, या फिर इसी को बोलेंगे हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बोलेंगे, नेट सेल रिएक्शन। इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन से बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि Mg से Mg+2 पर गया ऑक्सीडेशन, Cu+2 से Cu पर गया रिडक्शन। तो एक ही रिएक्शंस में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होता है तो उस रिएक्शंस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग Q कैसे लिखते हैं, Q को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन कॉशिएंट। Q कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन से, तो नेक्स्ट इक्वेशंस में हम लोग Q लिखने के लिए सीखे थे, है कि नहीं है। अब Q कैसे लिखाएगा, तो Q प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। इट मीन्स क्या लिखेंगे, Mg+2 कंसंट्रेशन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा Cu+2 कंसंट्रेशन डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, Mg कंसंट्रेशन इनटू क्या हो जाएगा Cu+2 कंसंट्रेशन, है ना। अब देखिए ये तो सॉलिड है, ये भी हम लोग का सॉलिड है, उसको हम लोग निगलेक्ट करेंगे क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं Mg+2 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा Cu+2 का कंसंट्रेशन, लिख दिया गया है कि नहीं है, Cu+2 का कंसंट्रेशन। अब इसी में लोग का ये हम लोग का नट्स इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशंस को मिटाते ऊपर वाला, ठीक है, क्वेश्चंस को मिटाते हैं। अब देखिए ये हम लोग का काम कहाँ से है, जो यूज होने वाला पार्ट क्या है, नट्स इक्वेशंस को हम लोग फर्दर लिखते हैं, जो हम लोग पढ़े थे। नट्स इक्वेशंस क्या था हम लोग का बता सकते हैं, नट्स इक्वेशंस क्या था हम लोग का, ई सेल है ना, ई सेल इक्वल टू क्या था हम लोग का, ई नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ क्या था 0.059 बाई 0.0591 बाई n था, इनटू क्या था लॉग ऑफ Q था, जहाँ की लॉग ऑफ Q है। अब हम लोग का Q क्या है, रिएक्शन कॉशिएंट है, n इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड है, ई नॉट सेल समझ में आ रहा होगा, ई सेल भी हम लोग का समझ में आ रहा होगा। ये EMF ऑफ द सेल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ये सेल पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेल लिख रहे हैं तो यहाँ पे सेल हो जाएगा। इट मीन्स इसी को लिखेंगे ई नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ 0.0591 बाई यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना कैंसिल हुआ है 2 हुआ है ना, 2 पुट कर देंगे, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा Mg+2 कंसंट्रेशन, Mg+2 कंसंट्रेशन डिवाइड बाई क्या लिखेंगे Cu+2 कंसंट्रेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं नट्स इक्वेशन। इट मीन्स क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग को क्या करना है, सेकेंड पार्ट करना है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, इनॉट सेल का वैल्यू पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, इनॉट सेल का वैल्यू पूछा जा रहा है। इनॉट सेल का वैल्यू, इनॉट सेल का वैल्यू हम लोग को कैसे निकाल सकते बता सकते हैं, तो इनॉट सेल का वैल्यू निकालने के लिए कैसे करते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे SOP प्लस ऑफ क्या लिखेंगे SRP, है ना, SOP प्लस ऑफ SRP। अब देखिए SOP प्लस ऑफ SRP का हम लोग का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग का जो दिया हुआ था इनॉट सेल का वैल्यू निकाल सकते हैं SOP प्लस ऑफ SRP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ क्या था, Mg+2 से Mg पर का वैल्यू कितना दिया हुआ था, -2.37 वोल्ट लिखा हुआ था, बाय द क्वेश्चन लिखा गया। Cu+2 से Cu पर का वैल्यू कितना दे रखा था, 0.34 वोल्ट दे रखा था, है ना। तो उसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, उसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। क्या निकल के आ जाएगा बता सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जो वैल्यू हम लोग का है SOP का वैल्यू कितना है, -2.37 वोल्ट है। अब देखिए ये SOP नहीं है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस अब क्या हो जाएगा बता सकते हैं, प्लस अब क्या हो जाएगा 0.34। इट मीन्स इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 2.37 प्लस अब क्या लिखेंगे 2.37 प्लस अब क्या हो जाएगा 0.34, कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू जो निकल के आ जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 336 मतलब 71 हो जाएगा,
2.27 क्या निकल के आया, 2.71 वोल्ट निकल के आया इनॉट सेल का वैल्यू। अब देखिए इनॉट सेल का जब वैल्यू निकल के आ गया तब इसमें क्या करना होगा, हम लोग को ई सेल का वैल्यू पूछा जा रहा है, सेल पोटेंशियल को हम लोग ई सेल बोलते हैं। तो वैल्यू पुट कीजिए ना, हम लोग को पता है, इसे पुट कीजिए, ई सेल इजकल टू, हम लोग ई सेल निकालना है, इजकल टू क्या निकल के आता है, ये इनॉट सेल का वैल्यू पता है 2.71 माइनस अब क्या करेंगे 0.0591 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा लॉग ऑफ Mg+2 कंसंट्रेशन। अब देखिए Mg+2 कंसंट्रेशन जो दिया हुआ था 0.001 m दिया हुआ था, Cu+2 जो कंसंट्रेशन था 0.001 m दिया हुआ था। यहाँ पे देखिए कैंसिल होने वाले m को हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर में चला जाएगा 10 चला जाएगा, है कि नहीं, ऊपर में 10 चला जाएगा, इसको कैंसिल कर दिए। इट मीन्स ये टोटल वैल्यू कितना हो गया, log 1 के इक्वल हो गया। इसी को लिखेंगे तो 2.71 माइनस अब हो जाएगा 0.0591 बाई 2 हो जाएगा log ऑफ 10 बेस, log ऑफ 10 बेस तो हम लोग का 10 पर ही था, इसका वैल्यू कितना होता है 1 हो गया। इसी को कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, इसी को कैलकुलेट करेंगे 2.71 माइनस अब क्या करेंगे 0.0591 बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है, बाय 2 कर देंगे। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, जिसको हम लोग को क्या करना होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, किस तरीके से सॉल्व करना होगा इसी को देखिए कैलकुलेट करेंगे। हम लोग का 2.71 है माइनस ऑफ 0.05, इसी को हम लोग सॉल्व करना होगा। तो 2 पॉइंट हम लोग का 79 को 2.71 लिख दो, 2.71 हो गया, माइनस ऑफ इसका जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना जाएगा 0.02955, है ना। इसी को जब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू निकल के आ रहा है 2.68 वोल्ट निकल के आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। Hello students, how are you? Today will be discussed about cell representation. सेल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट वही हम लोग देखेंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग परेशान होते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन करने में। अगर सेल रिप्रेजेंटेशन अगर अच्छे से आ जा रहा है फिर तो आप न्यूमेरिकल को आप अच्छे से प्रोसीड कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। इसलिए सेल रिप्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये करने के लिए आ रहा है तो आपका 12th भी अच्छा हो जाएगा, फिर कंपटीशन में आपका यूज भी पड़ेगा, सब बहुत ज्यादा यूज है। अगर ये नहीं करने आएगा फिर आप परेशान हो जाएंगे, बहुत परेशानी होगा। देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन करते कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एनोड को हम लोग पहले लिखते हैं, मतलब एनोड पर जितना भी काम हो रहा है, एनोड पर जितना भी वर्किंग हो रहा है, एनोड पर हम लोग पहले लिखेंगे, बीच में इस तरीका दिखाया जाएगा। इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद हम लोग क्या दिखाएंगे, कैथोड दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे जी, कैथोड। तो एनोड पे होता क्या है आप लोग को बता चुके थे, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, तो लेफ्ट साइड में। एक एज्यूम्पशन है कि आप लेफ्ट साइड में रखो, अब क्योंकि फिक्स नहीं है कि लेफ्ट में ही रखना है, आप राइट में भी रह सकते हैं, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ऐसा नहीं टेंशन लेना है कि ये लेफ्ट में रहेगा राइट में रहेगा, ये एक अजम्पशन है, रखा गया है। आप राइट में भी करेंगे कोई फार्मूला में चेंज नहीं आने वाला, फार्मूला चेंजिंग होगा, रिजल्ट सेम ही रहेगा। कैथोड पर क्या होता है आपको पता होगा, कैथोड पर होता है रिडक्शन होता है, सबको पता होगा। प्रेजेंट कहाँ रहता है, तो राइट साइड में प्रेजेंट रहता है ना। कैथोड जनरली राइट साइड में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का एनोड का काम है, ये कैथोड का काम है। अब रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, तो फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट अगर लिखा जाए, एनोड में 2-3 कंपार्टमेंट होंगे, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट होंगे, तो उसको कैसे कैसे अलग अलग लिखेंगे। तो एनोड को हम लोग हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड इज प्लेस्ड, है ना, बिफोर कैथोड, है ना। इधर लिखेंगे कैथोड से पहले लिखेंगे, एनोड इज प्लेस्ड बिफोर कैथोड, कैथोड से पहले लिखेंगे। उसके बाद हम लोग का सेकंड पॉइंट है डबल लाइन, जो हम लोग का है ये डबल लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, है ना, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। ये हम लोग का डबल लाइन जो दिख रहा है ना, तो सॉल्ट ब्रिज, मतलब एनोड और कैथोड को अलग करने वाला है क्या जी, तो सॉल्ट ब्रिज है ना। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का थर्ड पॉइंट बोला जा रहा है कि अगर एनोड का 2-3 कंपोनेंट हो और डिफरेंट स्टेट में हो, मींस कोई लिक्विड स्टेट हो, कोई एक्वस स्टेट हो, कोई सॉलिड स्टेट हो, उस फॉर्म में कैसे हम लोग उस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंपोनेंट आर डिफरेंट
कंपोनेंट्स आर डिफरेंट फेज, है ना, डिफरेंट फेज आर रिप्रेजेंट बाय वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, इस तरीके से वर्टिकल लाइन। अगर सेम फेज में रहेगा तब कैसे लिखेंगे, मतलब इधर का अगर दो दो अलग अलग कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब कैथोड पर ही हो रहा है, एनोड पर ही हो रहा है, लेकिन दोनों का फेज अलग है, डिफरेंट फेज, तब क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। पहले इसको समझ लीजिए, हम लोग एक एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है क्या, थर्ड पॉइंट, हम लोग का फोर्थ पॉइंट में आते हैं। अगर कंपोनेंट सेम फेज में होगा तब क्या करेंगे, हम एक दूसरे को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमा से अलग करेंगे। सुनो देखो, कंपोनेंट आर डिफरेंट इन सेम फेज, ठीक है ना, कंपोनेंट आर डिफरेंट फेज, कंपोनेंट आर इन सेम फेज, ठीक है ना, सेम फेज आर रिप्रेजेंट इन कॉमा, है ना। कैसे हम लोग लिखेंगे, कॉमा से एक दूसरे को अलग करेंगे। जैसे यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, अगर मान लेते हैं Zn+2 अगर एक्वस फॉर्मेट में हो तो हम लोग वर्टिकल लाइन से अलग कर देंगे Zn सॉलिड को। अगर मान लेते हैं सिंपल है Fe+2 ये भी एक्वस है और Fe+3 भी एक्वस है, तो क्या करेंगे, इस कॉमा से अलग करेंगे इस तरीके से, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी को हम लोग सिंपल एक एग्जांपल से ज्यादा क्लियर करेंगे। देखिए एक रिएक्शंस लिखते हैं, उस रिएक्शंस में सेल को रिप्रेजेंट करने की आपको सिखाते हैं। छोटा सा पॉइंट है, कुछ टिपिकल नहीं है, आप लोग ध्यान देंगे तो काफी आसानी से सीख सकते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल लिखते हैं, Zn+ ऑफ CuSO4, दिस गिव्स फॉर्मेशन क्या करता है, ZnSO4 ऑफ Cu का फॉर्मेशन किया। आपसे पूछा जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, क्योंकि हम लोग को कैथोड और एनोड लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पता होना चाहिए ना, तभी लिख पाएंगे। इस पर चार्ज 0 है, Cu पर चार्ज +2 है, Zn पर चार्ज +2 है, इस पर चार्ज 0 है, तो Zn 0 से +2 पर चला गया, इसका क्या हुआ भाई, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। Cu+2 से Cu पर चला गया, इसका क्या हुआ जी, तो ये हो गया रिडक्शन। मतलब Zn का ऑक्सीडेशन हुआ, Cu से Cu+2 से Cu पर क्या हुआ, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन कहां पर लिखा जाता है, एनोड पे। तो सबको अलग अलग देखिए कैसे लिखते हैं। तो Zn से कहां पर चला गया था, Zn+2 पे, ऑब्वियसली ये सॉलिड फॉर्मेट में रहा होगा, ये एक्वस फॉर्मेट रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, क्योंकि जब भी आप दिखाएंगे तो इलेक्ट्रॉन देखिए +2 चार्ज -2 चार्ज, बैलेंस, इधर भी चार्ज 0 हमेशा। इसको हम लोग बोलते हैं हाफ सेल ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाफ सेल ऑक्सीडेशन, हाफ सेल ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है ना, हाफ सेल ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर इसका अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी लिखना रहेगा तो किस फॉर्मेट में लिखेंगे, E0 ऑफ Zn से Zn+2, इस फॉर्मेट में लिखिए। इस तरीके से अगर लिखने की कोशिश करेंगे ना तो आप अच्छे से सीख पाएंगे, समझिए बातों को। ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिखना जरूरी है, आपको सिखा दे रहे हैं। अब देखिए हम लोग का कॉपर Cu+2 से Cu पर चला गया, तो आप दिखाइए इसको, Cu+2 से कहां पर चला गया, Cu पर चला गया, क्या बैलेंस है, नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैच करना होगा, तो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu पर चला गया। ये किस फॉर्मेट में था, एक्वस फॉर्मेट में, ये किस फॉर्मेट में है भाई, तो सॉलिड फॉर्मेट में दिखा दिया गया। इसको हम लोग बोलेंगे हाफ सेल रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाफ सेल रिडक्शन। अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाना हो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो E0 ऑफ Cu+2 से Cu, इस तरीका दिखाइए, Cu+2 से Cu, हो गया काम खत्म। अब हम लोग को क्या करना है, जब भी रिएक्शन को अगर कंप्लीट लिखना है तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में, 2 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में कैंसिल हो गया, बचा कितना, Zn सॉलिड प्लस ऑफ Cu+2 एक्वस, दिस गिव्स क्या बचा भाई, Zn+2 एक्वस, है ना, Zn+2 एक्वस प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, Cu सॉलिड। ये हम लोग का हो गया नेट सेल रिएक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे नेट सेल रिएक्शन, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं नेट सेल रिएक्शंस बोलते हैं, इसी को हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस भी बोलते हैं। अब तो हम लोग सीख रहे थे सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ये क्या लिख दिए, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। Zn से Zn+2 पर चला गया,
दो अलग अलग फेज में है। तो पहले सॉल्ट प्लीज आप दिखा दीजिए। Zn से सॉलिड से कहां पर चला गया भाई, Zn+2 पर चला गया। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का पार्ट दिखा दिया गया। उसके बाद क्या है, Cu+2 से Cu पर गया, रिडक्शन हुआ ना। आप दिखा दीजिए Cu+2 हम लोग का ये किस फॉर्मेट में था, एक्वस फॉर्मेट में से कहां चला गया, Cu पर चला गया सॉलिड फॉर्मेट में, दिखा दिया गया, काम खत्म। यही होगा सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। सुना तो सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ये सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, हम लोग का क्या है, एनोड का पार्ट है ना, ये लिख सकते हैं। इथेनॉल कौन सा पार्ट है, कैथोड का पार्ट है। तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है, काम खत्म है। इतना ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग उसके बाद आता है ईएमएफ ऑफ द सेल, काफी इंपॉर्टेंट है। सेल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद हम लोग देखेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल में देखिए काफी ज्यादा कंफ्यूज लोग बच्चे करते हैं, जिससे लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है। तो बात को देखिए, ये साइंस है, आप थोड़ा सा याद रखना, सोचिए, रटने की कोशिश ना कीजिए। बुक में जो क्या करते हैं, जो मन में आया जो बक दिए, मतलब बुक की कॉन्सेप्ट को रट लिए। रटना कोई सटीक मेथड नहीं साइंस पढ़ने का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दिमाग में रखेंगे, आप रट के नहीं साइंस को सीख सकते हैं, इसलिए रटने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हम लोग का है क्या, ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेल। इसी को हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल को हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। निकालते कैसे, सेल पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, तो जो इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, दोनों के बीच में जो दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता है, वही उसका सेल पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल पोटेंशियल। समझो तो को मतलब आपको सिंपल बात है, अगर ई सेल की बारे में बात करेगा, ई सेल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरा सेल का, तो आपको पता होना चाहिए एक सेल ऐसा है, एक कंपार्टमेंट ऐसा है, इसमें होता है ऑक्सीडेशन, इसमें होता है रिडक्शन, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, है ना। तो इस दिस प्लस ऑफ दिस का सम कर देंगे तो पूरा सेल होता है ना, क्योंकि हाफ सेल बोलता है, यहाँ पर हाफ सेल ऑक्सीडेशन, हाफ सेल रिडक्शन अभी तुरंत लिखे थे। दोनों को मिला देंगे तो क्या करता है, फुल सेल बनता है। तो हाफ सेल मगर मान लेते हैं फुल सेल लिखना है, तो ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल अगर लिखना है तो क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख देंगे प्लस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिख देंगे, खत्म, बात हो गया। उतना टेंशन नहीं, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना, रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को सम कर देंगे, ई सेल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्योंकि ई सेल में हो क्या रहा है, सेल में हो क्या, ये दोनों मिलके तो सेल बन रहा है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख दो ना भाई, वही सेल निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला देख के सब लोग चक्कर खा जाते हैं, चक्कर नहीं खाना, समझिए बातों को, टेम्परेचर हाई नहीं करना है, समझिए। यहाँ पर हम लोग आप लोग को बताए थे, आपको को बताए थे कि कोई भी अगर एलिमेंट हो, लेट एलिमेंट है, एलिमेंट ए है, और इसका अगर मानते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ए से A+3 का वैल्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं कि कोई x इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो आप इसी का रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। A+3 से A पर का वैल्यू है कितना हो जाएगा, -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ जाएगा। ये तो आप फॉर्मूला पता है ना, ये इक्वेशन पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन होता क्या, एसेंशियली कहां पर होता है बता सकते हैं, ओपी कहां पर होता है भाई, तो लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड में कहां होता है जी, लेफ्ट साइड में कहां पर होता है, तो कैथोड पर होता है, दिखा दिया गया। प्लस ऑफ आरपी लिखेगा ना, आरपी कहां पर होता है, एनोड पर होता है, जो कि कहां पर होता है, राइट साइड में होता है, दिखा दिया गया, दिखा दिया गया ना। लेफ्ट हम लोग का राइट में चल गए। अब देखिए ये जो पोजीशन को चेंज नहीं करना है, आप इस चीज को चेंज कर सकते हैं। किसी सेम एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जस्ट माइनस करते हैं ना भाई, तो इसी को थोड़ा सा और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं ओपी अगर लिखा हुआ है, ओपी अगर लेफ्ट ही लिखा हुआ है, यहाँ पर कैथोड का ही लिखा हुआ है, यहीं पर लिखते हैं कैथोड का ही लिख रहे हैं हम लोग, कैथोड का ही लिख रहे हैं, ये आरपी लिखा हुआ है। हम लोग एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस ऑफ माइनस ऑफ क्या लिख सकते हैं, ओपी नहीं लिख सकते क्या, किसका किसका, तो एनोड का। एनोड कहाँ प्रेजेंट है भाई, तो राइट में प्रेजेंट है। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा क्या, यही लिखा रहता है, कोई टेंशन नहीं है। ओपी ऑफ लेफ्ट माइनस ऑफ क्या होगा, ओपी ऑफ राइट, क्योंकि आप लोग याद करते हैं। अब किसी का मन रहेगा नहीं, इसी को चेंज कर दो, ठीक है, इसी को चेंज कर दो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ आरपी लिख सकते हैं ना, माइनस आरपी ऑफ लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, जो कि हम लोग का किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिख दिया गया। प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, आरपी ऑफ क्या लिखेंगे बता सकते हैं, एनोड लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि कहां प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है। तो इसी को आगे प्रोसीड कर दी, इसी को आप लोग को लिखा क्या रहता है, आरपी ऑफ, देखिए इसको आप इधर भेज दीजिए, ठीक है ना। आरपी ऑफ क्या लिखेंगे, एनोड हो गया, एनोड जो कि कहां प्रेजेंट है भाई, तो राइट साइड में प्रेजेंट है। माइनस ऑफ क्या बता सकते हैं, आरपी ऑफ क्या लिखेंगे, आरपी ऑफ क्या लिखेंगे, आरपी ऑफ क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, जो कि क्या कहां प्रेजेंट है, जो कि कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वही लिखे आरपी ऑफ एनोड माइनस ऑफ आरपी ऑफ कैथोड, जो कि आप लोग रखते हैं।
तो यही फॉर्मूला से तो बन क्या रहा है, एक ही फॉर्मूला तो याद करना है। ये देखिए हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखे जनरल कंडीशंस में। अब सिंपल जनरल कंडीशंस में इस टाइप का ये सब तीनों फॉर्मूला है, कोई भी आप इसी को याद रखिए, उसके बाद उसको यूज करेंगे, यूज करके बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला में अब देखिए हम लोग का ये स्टैंडर्ड केस में ले सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड केस में दिया हो तो यहाँ पर स्टैंडर्ड केस लिए थे, यहाँ पर स्टैंडर्ड केस में दिया हो तो क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड सेल में यहाँ पर क्या करेंगे, एस लगा देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे एसआरपी, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। काम खत्म है, वही हम लोग आगे फिर प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का देखिए सिंपल, हम लोग का अगर ई नॉट सेल का वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करेंगे बता सकते हैं, एसओपी दिया हुआ है भाई, तो एसओपी किसका दिया हुआ है, एसओपी लेफ्ट साइड का है ना, लेफ्ट साइड मतलब किसका दिया हुआ है भाई, तो एनोड का, इसको लिख देंगे समझो तो इस तरीके से, प्लस अब क्या हो जाएगा एसआरपी, है ना, एसआरपी जो कि क्या लिखा हुआ है, कैथोड का लिखा हुआ है, जो कि कैथोड का लिखा हुआ है, जो कि कैथोड का है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है बता सकते हैं, राइट साइड में प्रेजेंट है, राइट साइड प्रेजेंट लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग का एसओपी हम लोग का दिया हुआ है, इसी में हम लोग माइनस नहीं कर सकते क्या, माइनस ऑफ एसआरपी कर सकते हैं, चेंज नहीं कीजिए, इलेक्ट्रोड को चेंज नहीं कीजिए, ये लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने दीजिए, एनोड को एनोड ही रहने दीजिए, मतलब जो मेटल है उसी का रहने दीजिए, यहाँ पर एसआरपी लिख देते हैं, प्लस अब क्या लिखेंगे एसआरपी, अब क्या लिख सकते हैं एसआरपी, अब क्या लिख सकते हैं कैथोड का लिख सकते हैं ना, एसआरपी ऑफ कैथोड का, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, तो राइट साइड में प्रेजेंट है, यही फॉर्मूला, इसको आप इधर कर देंगे एसआरपी ऑफ कैथोड मतलब राइट माइनस ऑफ जो लेफ्ट आप पढ़ते हैं। सिमिलरली अगर इसको आप निगेटिव कर दीजिए, इसको आप निगेटिव कर दीजिए, मतलब एसओपी आप एनोड ही रहने दीजिए, एनोड ही पर रहने दीजिए, जो प्रेजेंट कहाँ है लेफ्ट में प्रेजेंट है ना, लेफ्ट में प्रेजेंट है, प्लस ऑफ यहाँ पर क्या करते हैं माइनस ऑफ क्या लिखेंगे एसओपी, एसओपी क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड केस में है तो उसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में माइनस लगा देंगे, ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम आता है, क्योंकि हम लोग बताए थे यहाँ पर क्या हो जाएगा कैथोड हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा क्योंकि कहाँ प्रेजेंट है राइट साइड प्रेजेंट है, ये पोजीशन को चेंज नहीं करना, दिमाग में रखेंगे, यहीं पर देखिए माइनस नहीं हो जाएगा क्या, माइनस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए इसी का यूज देखिए आपको करके दिखाते हैं, सब लोग को लग रहा होगा कि ये गलत है, देखिए समझिए यूज करके दिखाते हैं, एक क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा सिंपल फॉर्मेट में, आप कहीं भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। जैसे सिंपल है, एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन क्या है, ए से a+3 पर गया, सीधा देखो बीच में सॉल्ट ब्रिज हम लोग का सॉलिड फॉर्मेट में एक्वस फॉर्मेट में है, और क्या है बी से हम लोग का b+2 से b पर गया, सीधा देखो b+2 पर से b पर गया, हम लोग का ये एक्वस फॉर्मेट में, हम लोग का सॉलिड फॉर्मेट में है। आप लोग को इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, ई नॉट ऑफ ए से a+3 का वैल्यू जो दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है 0.6 वोल्ट दिया हुआ है, 0.6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और ई नॉट ऑफ बी से b+2 का वैल्यू जो दिया हुआ है 0.4 वोल्ट दिया हुआ है। हम लोग से पूछ रहा है ई नॉट सेल का वैल्यू पूछा है भाई, तो देखिए समझिए यहाँ पर ई नॉट सेल जब दिया हुआ है, जब स्टैंडर्ड केस में, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड केस में दिया हुआ है, तो आप आराम से ओपी प्लस आप आरपी कर सकते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिख ही देते हैं, ई नॉट सेल का वैल्यू पूछ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, समझो देखो उसके बाद क्या बोल रहा है सेल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट सेल ऐसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट सेल। बी नंबर में क्या बोल रहा है नेट सेल रिएक्शन, है ना, नेट सेल रिएक्शन, ठीक है ना, नेट सेल रिएक्शन। और थर्ड नंबर में हम लोग का सी नंबर में क्या है ई नॉट सेल इक्वल टू व्हाट, या सेल पोटेंशियल, या ई नॉट सेल इक्वल टू व्हाट, ई नॉट सेल इक्वल टू व्हाट कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग का ए से a+3 पर गया है, b+2 से b पर गया है, हम लोग का ये रिएक्शन से हम लोग का क्या दिया हुआ है सेल रिप्रेजेंटेशन ही दिया हुआ है, सेल तो रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हम लोग को यही पर लोग का सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेट सेल रिएक्शन लिखना है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन भी पूछ सकता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन से पूछ सकता है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ में होता है। तो ए से a+3 पर गया, समझ लिखना स्टार्ट कीजिए, ए से a+3 पर गया लिख सकते हैं हम लोग का, ये सॉलिड फॉर्मेट में है, ये किस फॉर्मेट में एक्वस फॉर्मेट में, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बता सकते हैं हाफ सेल ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर इसका हम लोग का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू लिखना है तो ई नॉट ऑफ क्या लिखेंगे ए से a+3, वैल्यू कितना दिया हुआ है एकदम सटीक वैल्यू दिया हुआ है 0.6 वोल्ट दिया हुआ है ना। उसके बाद क्या है देखिए b+2 से b पर गया है, आप इसको देखकर नहीं लिखेंगे, आप इसको देख के लिखेंगे, ठीक है ना। b+2 हम लोग का एक्वस फॉर्मेट में था, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा तभी तो b पर गया होगा। आदमी यहाँ पर भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, 0 चार्ज है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी तो न्यूट्रल होगा, ये सॉलिड फॉर्मेट में है ना। अब इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हाफ सेल क्या लिख सकते हैं रिडक्शन लिख सकते हैं ना जी, हाफ सेल रिडक्शन लिख सकते हैं। अब देखिए इसी को हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो हाफ से ई नॉट ऑफ b+2 से b पर गया है, b+2 से b पर गया है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है b से b+2 पर गया है,
जबकि यहाँ पर लोग को वैल्यू क्या चाहिए, B+2 से B कर गया, मतलब अपोजिट वैल्यू है ना, तो क्या करना होगा, इसे माइनस लगाना होगा। माइनस क्या लिखेंगे, 0.4 वोल्ट लिखेंगे। अब दोनों का सम कर लीजिए, सम ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा कैंसिल करना होगा, तो यहाँ पर 3 करना होगा, यहाँ पर 2 करना होगा। अब देखिए टेंशन क्या हो रहा है कि क्या अगर 3 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाइड करना होगा, क्या नहीं, बिकॉज ये एक हम लोग का कौन सा प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डू नॉट डिपेंड ऑन द मास। ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मतलब मोल से रिलेटेड है, मोल हम लोग का मास से रिलेटेड होता है, इसलिए हम लोग इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे। बिकॉज 1 ग्राम रहे, 3 ग्राम रहे, 4 ग्राम, कितना भी मास क्यों न रहे, ये पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। इसका जो पोटेंशियल फिक्स है, फिक्स रहेगा। 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो नेट शेल रिएक्शन देखने की बात करेंगे तो हम लोग का देखिए कितना हो गया, 2 पार्ट ऑफ ए हो गया, सॉलिड में हो गया, प्लस क्या लिखेंगे, 3 पार्ट ऑफ B+2 एक्वस फॉर्मेट में हो गया, है ना, एक्वस फॉर्मेट हो गया। डिस्क्रिप्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं, 2 पार्ट ऑफ A+3 हम लोग का एक्वस फॉर्मेट में, प्लस अब क्या हो गया बता सकते हैं, 3 पार्ट ऑफ B हो गया, 3 पार्ट ऑफ B हम लोग का सॉलिड फॉर्मेट में हो गया, है ना। अब देखिए ये हम लोग का, ये हम लोग का नेट सेल रिएक्शन हम लोग का ये B नंबर पार्ट हो गया। अब आपसे यही पूछ रहा है, इनॉट सेल का वैल्यू पूछ रहा है ना, इनॉट सेल का वैल्यू पूछा, तो क्या बोले थे, SOP प्लस अब क्या लिखिए भाई, SRP लिख दीजिए, SRP लिख दीजिए। ये लेफ्ट साइड का है, राइट साइड का, यही तो लेफ्ट साइड में होता है, ऑक्सीडेशन होता है। SOP का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.6 दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल कितना है बता सकते हैं, माइनस 0.4 वोल्ट, कितना निकल के आ रहा है बता सकते हैं, 0.2 वोल्ट हम लोग का आंसर निकल के आ गया। तो हम लोग का सेकंड का भी हम लोग का काम हो गया, क्योंकि इनॉट सेल का वैल्यू हम लोग से पूछ रखा था। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, काफी आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे। आप इसी, आपको लग रहा होगा कि आप तो यहाँ पर डाटा जो सटीक दे दिए तब निकल के आ रहा है, आप कहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं क्वेश्चन में लगाएंगे कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये आपका जो याद करना नहीं होगा, मतलब यहाँ पर SOP प्लस SRP, देखिए दिमाग कैसे लगेगा क्या कि अच्छा 2 सेल है, मतलब एक सेल है, एक सेल बनता है, हाफ सेल से बनता है, मतलब दोनों का पोटेंशियल ऐड कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, दोनों को पोटेंशियल ऐड किए काम खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। थैंक यू नेक्स्ट अगेन।